नमस्कार, दिव्य न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज कुमार प्रजापत। नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह चौहान। तो सरदार शहर की सभी खबरें एक बार फिर से आप दिव्य न्यूज के ऊपर देखने के लिए तैयार हो जाइए। हर अपडेट आपको दिव्य न्यूज पर मिलेगी। चुनाव के संबंधित कोई भी खबर आप से नहीं छूटेगी, हमारा दावा है। देखिए, चुनावी समर की अगर बात करें तो आज नामांकन का आखिरी दिन था और अब तक कुल 8 प्रत्याशियों ने वो अपना नामांकन दाखिल किया है। आज भी 5 प्रत्याशियों की ओर से नामांकन दाखिल किया गया। वहीं पहले 3 प्रत्याशी है वो अपना नामांकन दाखिल कर चुके हैं। किस-किस ने नामांकन दाखिल किए हैं वो भी एक बार हम आपको बता देते हैं कि जो कांग्रेस से अनिल शर्मा है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। निर्दलीय राजकुमार भांबू है, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। माकपा से छगनलाल चौधरी है, उन्होंने अपने 2 नामांकन दाखिल किए। हालांकि जो दूसरा नामांकन है, वो जो नामांकन वापस लेने की जो तिथि है उससे पहले वो अपना एक नामांकन वापस ले लेंगे। वहीं निर्दलीय के रूप में एक बड़ा दाव है वो राजकर्ण चौधरी जो नगर परिषद सभापति है, उन्होंने निर्दलीय के रूप में आज पर्चा भरा है। वहीं आरएलपी से लालचंद मुंड है, उन्होंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है। बसपा से ओम प्रकाश जो खेजरा गांव से हैं, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। वहीं राम सिंह जो रणसीसर गांव से आते हैं, उन्होंने अपना निर्दलीय रूप प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है और राजकुमार रिणवा जिन्होंने भाजपा से अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कुल 8 जनों ने 9 नामांकन दाखिल किए हैं। जो 9वां नामांकन है छगनलाल चौधरी का, वो जो नामांकन वापस लेने की तिथि है उससे पहले वापस ले लिया जाएगा। तो कुल कुल 8 प्रत्याशी है वो उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। अब कौन-कौन अपना नामांकन वापस लेता है, नामांकन वापस लेने की तिथि से पहले कौन-कौन मैदान में रहता है, यह तस्वीर भी आने वाली 9 तारीख से पहले है, वो तस्वीर साफ हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आज एक तस्वीर साफ हो गई कि आखिर कौन मैदान में रहेगा, किसकी लड़ाई किसके साथ होगी। एक तस्वीर है, जो बादल मंडरा रहे थे, बादल छाए हुए थे अनिश्चितताओं के, वो आज दूर हो गए और एक तस्वीर सामने आ गई कि अब ये उम्मीदवार होंगे जिनके चेहरे पर पार्टी चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। एक तस्वीर है वो कहीं ना कहीं आज साफ हो चुकी है। गजेंद्र, सबसे बड़ी रोचक बात इस चुनाव में ये खुलकर आई कि पहले देखा जा रहा था कि मुकाबला है वो कांग्रेस और भाजपा के बीच रहेगा। लेकिन जैसे ही राजकर्ण चौधरी ने अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया, लोगों में एक नया उत्साह देखा गया, एक नई उमंग लोगों में देखी गई। अब एक चुनाव है वो एक नए मोड़ पे आ गया। किस तरह से देखते हैं राजकर्ण चौधरी के इस निश्चित रूप से चुनाव है वो रोचक हो चला है सरदार शहर का। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि आखिर बीजेपी से कौन प्रत्याशी होगा, बीजेपी की लिस्ट का हर किसी को इंतजार था। और आप इससे समझ सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी अंतिम सूची में सरदार शहर का नाम रखा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना मंथन इस सीट पर बीजेपी ने किया। ऐसा नहीं कि बीजेपी ने इसको ऐसे ही छोड़ दिया या हर किसी को उम्मीदवार बनाया। काफी मंथन किया, काफी विचार हुए, कई सारे नाम भी आए। नाम चल रहा था, अशोक पिंचा का नाम चल रहा था, इसके अलावा CS बैद का नाम भी एक बार आया, राजकुमार बिल्कुल, रिणवा बिल्कुल। का नाम गया और भी बहुत सारे नाम सुरेंद्र आए थे। सराफ है। सुरेंद्र जी सराफ का नाम भी चल रहा था, काफी प्रयास भी कर रहे थे। इसके अलावा हम सत्यनारायण जी का नाम चल रहा था, मधुसूदन जी भी एक दावेदार थे और शिवचंद जी भी प्रमुख दावेदार बिल्कुल, थे। इसके बिल्कुल। अलावा राजकरण जी का अंतिम दिनों में नाम आया, लग रहा था कि शायद इनको इन पर भी पार्टी दाव खेल सकती है। लेकिन जब अंत में जब राजकुमार रिणवा को सरदार शहर से उम्मीदवार बनाया, उसके बाद से बीजेपी का एक गुट है वो अलग हो गया। आज वो पूरा गुट है वो राजकरण चौधरी के साथ नजर आया। राजकरण चौधरी है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिला परिषद सदस्य हैं वो, या फिर इसके अलावा जो पार्षद हो या फिर पंचायत समिति सदस्य, दोनों में सेंध दबाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि राजकरण चौधरी, देखना यह है कि आखिर कितने लोग उनसे प्रभावित होते हैं, कहां तक वो मतदाताओं को अपनी ओर कर पाते हैं, ये भविष्य के घर में। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव है वो राजकरण चौधरी के आने से इंटरेस्टिंग सदाशर के अंदर हो चला है। इसके अलावा लालचंद मूड ने भी आज अपना नामांकन किया, उनकी ताकत को भी कम नहीं आंका जा सकता। इस बिल्कुल, प्रकार बिल्कुल से गजेंद्र, आरएलपी से जो पिछली बार उपचुनाव में हमने देखा था कि करीब 47,000 वोट है वो लालचंद मूंड को मिले थे। तो ये भी देखा जा रहा है कि लालचंद मूंड है वो भी काफ़ी संख्या में इस बार वापस वोट लेते हैं या फिर जनता राजकर्ण चौधरी की ओर रुख करती है। क्योंकि एक जाट समाज, एक जाट बाहुल्य जाति थी और ज़्यादातर यही देखा जा रहा था, जो 47,000 वोट मिले थे, उनमें अधिक तक जाट मतदाता थे। तो अब राजकर्ण चौधरी है वो निर्दलीय प्रत्याशी हो गए, तो लालचंद मुंड को उसका कितना नुकसान होता है या फिर लालचंद मुंड वापस उसी रास्ते पर चल पड़ते हैं, वापस
जो जनता का प्यार है वो आरएलपी पार्टी और लालचंद मुंड को मिलता है, ये भी देखने वाली देखिए बात है। मनोज, एक चीज मैं इसमें ऐड और करना चाहूंगा कि चुनाव के जिस दिन चुनाव हुए थे, सदाशर के परिणाम 8 दिसंबर 2022 को आए थे। उसके बाद एक मेलूसर गांव के अंदर घटना घटित हुई थी, जिसके अंदर एक युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई थी। उस दिन से के बाद से ही लगातार उसी दिन परिणाम आने आए थे, उसी दिन नहीं, के जिस दिन मतदान हुआ था उस दिन की घटना है, 5 दिसंबर को। रिजल्ट आए थे नहीं तब। नहीं, 5 दिसंबर को जिस दिन मतदान संपन्न हुआ था उस दिन रात्रि को एक वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मारी थी और उस बाइक सवार हाँ, की मौत हो गई और थी। उस घटना के बाद तुरंत वहां पर पूरी रात भर वो धरने पे बैठे, बिल्कुल शरद रात। एकदम शरद रात थी, मैं खुद वहां पर मौके पर गया था। हम्म। आरएलपी के जो कार्यकर्ता थे वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे थे तो और तभी से मैं ये कहना चाह रहा था कि तभी से लेकर लगातार लालचंद मुंड ने संघर्ष किया है, चाहे बिजली का मुद्दा हो, पानी का मुद्दा, संघर्ष किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या उस संघर्ष में जो लोग शामिल थे, जो धरना प्रदर्शन में आ रहे थे, क्या वो वोटों में कन्वर्ट होंगे, ये नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा राजकरण चौधरी का देखिए निकलता गजेंद्र, कि मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। पहले राजकरण चौधरी उपचुनाव के बाद से कुछ समय के बाद अनिल शर्मा से धीरे धीरे अलग होते गए और हो सकता है अनिल शर्मा ने उनको मनाने का प्रयास किया हो, लेकिन दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उन्हें कितना नुकसान कांग्रेस को होगा इससे? निश्चित रूप से नुकसान इसको कांग्रेस से ही होना है, लेकिन ये एक यहाँ पर भी जाना चाहिए कि आखिर लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, कहाँ दिक्कत हुई, कहाँ लड़ाई शुरू हुई। यहाँ पर ये भी देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा कि जो बीकानेर रोड के ऊपर एक हांडिया बाबा का मंदिर हाँ, है, हांडिया बाबा और जो करनी बाबा माता का मंदिर मंदिर है, था, उस पर जो अतिक्रमण है उसके आसपास का अतिक्रमण हाँ, हटाया गया था। वहीं उस से वही उस मुद्दे को लेकर शायद इनकी जो खटपट, आपसी एक खटपट है हाँ, वो शुरू हुई थी। राजकरण चौधरी के समर्थक है वो आरोप लगाते हैं कि जब वो मंदिर को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, वहां से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, तब राजकरण चौधरी को अंधेरे में रखा गया तत्कालीन अधिशासी अधिकारी द्वारा। तो वहां से ये खटपट शुरू हुई और वो आगे धीरे धीरे बढ़ती गई। हम भी लगातार खबर कर रहे थे कि राजकरण चौधरी नाराज है, मना लेना चाहिए, लेकिन मनाया नहीं गया। लेकिन नाराजगी वहां से शुरू हुई और धीरे धीरे वो बढ़ती गई। आज आप देख पा रहे होंगे कि राजकरण चौधरी, उसी की परिणति है आज के राजकरण चौधरी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए गजेंद्र, मैं आपको वो पूरा किस्सा याद दिला देता हूँ। हाईकोर्ट का आदेश था और मंदिर का जो अतिक्रमण है वो हटाया जाना था और मंदिर को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना था, उसका स्थानांतरण किया जाना था। एकाएक सुबह है वो नगर पालिका की टीम वहां पर पहुंचती है और उस मंदिर के आसपास का जो अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई है वो शुरू कर देती है। लेकिन दोपहर को राजकरण चौधरी उस मामले में एक प्रेस वार्ता बुलाते हैं और वो कहते हैं कि इस बात से मुझे एकदम अंधेरे इस में रखा कार्रवाई गया, से इस कार्रवाई से मुझे एकदम अंधेरे में रखा गया, मुझे कोई सूचना नहीं दी गई। मेरी नगर पालिका की टीम है वो वहां पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची, लेकिन जब तक टीम वहां पर गई तब तक उन्हें इस बात की कोई भनक नहीं थी और इस बात से वो नाराज हुए। और उसके बाद में है वो लगातार इनकी जो धीरे धीरे नाराजगी है वो बढ़ती गई। चाहे पट्टों के मामले में वो लगातार राजगण चौधरी आरोप लगाते रहे कि अधिशासी अधिकारियों का तबादला किया जा रहा है, उन्हें नगर पालिका और या नगर परिषद में काम नहीं करने दिया जा रहा है और धीरे धीरे इनकी मनमुटाव है बढ़ता गया और आज उसका नतीजा देखने को मिला कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के लिए गए। गजेंद्र, इसमें एक बात ये और है, उनके साथ में जैसा कि आज अशोक जी पिंचा है, सत्यनारायण जी सारण है जो पूर्व प्रधान थे, शिवचंद जी साहू है, या जो नगर परिषद नेता प्रतिपक्ष है राकेश टाक है, उसके अलावा गंगाधर टाक है, कई भाजपा नेता, कई कांग्रेस नेता वहां पर। गंगाधर टाक की चर्चा थी लेकिन नजर नहीं आए थे। इसके अलावा श्रवण चिरानिया भी उनके साथ है, जो दलित नेता उभरते हुए नेता है, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। थे। अब कितने ये वोटों में कन्वर्ट कर पाते हैं, एक वो भी थे, अपने चिरंग साहब भी थे। लेकिन लालचंद जी छिरंग थे। देखने वाली बात ये होगी कि वोटों में कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। अपने ये नेता तो आए लेकिन अपने साथ वोट कितने लेके आए, ये देखने वाली बात होगी चुनाव। यही बात मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अशोक जी पिंचा है, उन्होंने लगातार भाजपा का नेतृत्व किया है, क्या भाजपा के जो वोटर है वो उनके साथ जाएंगे या फिर वोटर है वो भाजपा को ही वोट देंगे? ये कहाँ तक संभव हो पाएगा कि अशोक पिंचा है वो राजकारण। देखो, अशोक पिंचा का एक सीधा सा लक्ष्य यही है कि बाहरी प्रत्याशी को टिकट दी गई, स्थानीय प्रत्याशी को टिकट नहीं दी, इसका विरोध कर रहे थे और आज वो यही चाहेंगे कि कुछ भी हो, राजकरण चौधरी है, राजकुमार रिनवा है, उनको यहाँ से हराया जाए। तो कितने कामयाब हो पाएंगे? देखिए मुझे लगता है कि जिस प्रकार से अशोक पिंचा ने सपोर्ट किया है राजकरण चौधरी का,
मुझे यही लगता है कि राजकरण चौधरी को जिताना लक्ष्य शायद उनका कम होगा, उनका प्रथम लक्ष्य यही होगा कि जो राजकुमार हिंडा वो 3 नंबर पर जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे बिल्कुल। व्यक्तिगत रूप से ये लगता बिल्कुल, है, बाकी बिल्कुल, बिल्कुल। अभी गर्व, भविष्य के गर्व में है कि वो कितना अब राजकरण चौधरी को आगे तक ले जा पाते हैं, जीत की दहलीज पार करा पाते, नहीं करा पाते, ये भविष्य के गर्व में है। अभी इसका समय लगेगा। अभी तो आज तो नामांकन का अंतिम दिन था, नामांकन हुआ है। धीरे-धीरे पता चलेगा कि आखिर क्या गति रहती है प्रचार की। इसके अलावा एक नाम हमसे छूट गया, आर्य साहब जो हैं, मोहन जी आर्य। मोहन जी आर्य, वो भी आज कार्यालय में दिखाई दिए थे और उनका भी सपोर्ट राजकांत चौधरी को मिला। तो देखने वाली बात ये होगी कि क्या दलित जाट एकता का नारा देकर ये विजय पा पाते हैं, नहीं पा पाते, ये भविष्य गर्भ भाजपा है। के एक पार्षद और थे सुनील मीणा, वो भी उपखंड कार्यालय में जब राजकरण जी चौधरी है वो लेकिन अभी तस्वीर क्लियर नहीं हुई है इन हाँ, नेताओं की। तस्वीर, क्योंकि वो एकदम खुलकर उनके पास में नहीं आए थे। हाँ, नामांकन के समय उस वक्त वो थे वहाँ, हाँ। और हमने बात भी करने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने कुछ ज़्यादा कहने से इन पर मना हम कर हर दिया। दिन चर्चा करते रहेंगे इन बातों पर। अब नया नाम हम दे देते हैं, एक सरदार शहर से जो भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, राजकुमार रिणवा की भी हम चर्चा करेंगे। एक संत की प्रवृत्ति रही है, 2013 में प्रथम चुनाव उन्होंने जीता था बिल्कुल, बिल्कुल। और निर्दलीय के रूप में जीता था। उसके बाद 2 बार लगातार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत कर मंत्री आए, भी रहे। मंत्री भी रहे वसुंधरा सरकार में। और आज देख लीजिए सरदार शहर से चुनाव लड़ रहे हैं। अपने भाषणों में वो लगातार कथाएं सुनाने के लिए चर्चित रहते हैं। बिल्कुल, गजेंद्र, देखिए, लगातार भाजपा विरोध कर रही थी, और आखिरकार जब फाइनल लिस्ट आई तो उसमें राजकुमार रेणुआ का नाम आया, और कल शाम को वो सरदार शहर पहुंचे, और एक हुजूम था, एक कार्यकर्ताओं में जोश था उनको स्वागत करने के लिए, और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता है वो सामने पहुंचे, उनका स्वागत किया गया। उनका कहना था कि एक टफ सीट जहां से मुकाबला काफी मुश्किल है, वहां से मुझे टिकट दी गई है, और टिकट भी उस समय दी गई है जब बहुत ज्यादा समय नहीं है, समय ज्यादा वक्त नहीं कम है, है। एकदम नामांकन का आखिरी दिन था आज, और कल उन्हें टिकट दी गई। तो कहीं न कहीं कितना सफल हो पाते हैं ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कार्यकर्ताओं में कल देखा गया कि काफ़ी उत्साह था। जो अशोक जी पिंचा है, जिस तरह की बात कर रहे थे कि पूरी भाजपा है वो उसके विरोध में उतर जाए, वैसा कुछ देखने को ऐसा नहीं है, सामने। उनके साथ में भी नेता है। देखा जाए तो जहाँ अशोक पिंचा के साथ जो नेता गए हैं उनकी एक चर्चा करें तो उनके साथ अशोक पिंचा के साथ जो नेता गए हैं, सत्यनारायण जी सारण है, पूर्व में प्रधान रह चुके हैं, शिवजी सऊ है, वो उनके साथ गए। इसके अलावा 3-4 एक पार्षद भी उनके साथ में गए हैं, और भी कई सारे नेता उनके साथ में गए हैं। लेकिन राजकुमार रिणवा की ताकत की बात करें तो वो ताकत यहाँ पर मधुसूदन राजपुरोहित तो वो बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, मधुसूदन राजपुरोहित देख लिए, युवा नेता मदन जी ओझा है, गिरधारी जी पारिक है जो जिला परिषद सदस्य हैं, वो भी उनके साथ में दिखे। सुशीला सारणी भी उनके साथ सुशील सारण है, शिवनारायण पारिक है, मुरलीधर सैनी है, जैसे बहुत से नाम अगर हम गिनाएं तो बहुत से वार्ड पार्षद भी कह सकते हैं भाजपा के, वो उनके समर्थन में आज भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कितने किसके पक्ष में रहेंगे ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन ऐसा एकदम कमजोर राजकुमार रिणवा को नहीं माना जा सकता कि कम पूरी भाजपा विरोध में हल्के उतरे। में नहीं आका जा सकता राजकुमार रिणवा को। राजकुमार रिणवा भी बड़ा उल्टफेर कर सकते हैं, क्योंकि उनकी जो 11 पंचायत आती है वहां तो उनका जबरदस्त प्रभाव रहा। ये वो कह भी रहे थे कि मैंने अपने कार्यकाल में राम राज्य जैसा काम किया, राम राज्य में लेके आया, और मेरा उन तहसीलों में प्रभाव है, उन गाँव में प्रभाव है, और जिसका मुझे यहाँ पर अब उसका फायदा भी मिलेगा। हालांकि वो कितना प्रचार कर पाते हैं, कितनी गति से प्रचार कर पाते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। और जो कंधों पर जिम्मेदारी मधुसूदन राजपुरोहित की है, राजेंद्र राजपुरोहित भी लगातार ट्वीट कर रहे थे, फेसबुक पर लिख रहे थे, पोस्ट डाल रहे थे, वो कितना वोट करवा पाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है, देखने लायक होगा। अब हम बात कर लेते हैं मौजूदा विधायक अनिल शर्मा की। तो ये भी यहाँ पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए मनोज, अनिल जी के बारे में बताऊं तो 2 महीने तक ऐसा लग रहा था कि अनिल जी शर्मा वो काफी पिछड़ रहे हैं बिल्कुल, चुनाव के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इन 2 महीनों के अंदर जिस प्रकार से भाजपा के अंदर उठा पटक से तो कहीं ना कहीं एज अनिल शर्मा को मिला है। अब अनिल शर्मा उस स्थिति में नहीं कि कहीं उनकी हार नजर आ रही है। अनिल शर्मा आज के समय की बात करें तो अनिल शर्मा भी अच्छी स्थिति में है, और वो चुनाव देखिए गजेंद्र, इसका मुख्य कारण मैं बता देता हूँ। भाजपा लगातार, जो हर कोई है वो अपनी अपनी टिकट मांगता रहा। भाजपा ने मिलकर ये फैसला नहीं किया कि उच्च नेतृत्व को ये नहीं कहा कि आप सरदार शहर में इस व्यक्ति को टिकट दे दीजिए। जो भी गया उसने कहा कि मुझे टिकट दो, और जो फूट भाजपा में पिछले 2 महीनों में चली उसका फायदा है वो लगातार अनिल शर्मा को मिलता रहा। भाजपा है इस लड़ाई में बंटी रही, और अनिल शर्मा है वो प्रचार के लिए निकल गए। और प्रचार प्रसार के मामले में अगर बात करें तो बहुत आगे निकल चुके बहुत हैं, आगे अनिल शर्मा है वो निकल और चुके पहले हैं। घोषित हो गए, उसका लाभ मिला। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जो भाजपा ने लिस्ट जारी की है, वहां पर भी बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर भेज दिया है। देखिए तो
आप उम्मीदवारी की बात करें तो बहुत सारे टिकट मांग रहे थे। टिकट मांगना कोई गुनाह नहीं, टिकट कोई बिल्कुल भी मांग बिल्कुल। सकता है, लेकिन पार्टी को विश्वास में लेना चाहिए था। जब राजकुमार रिणवा की टिकट फाइनल कर रहे थे तो जो बड़े नेता थे, सरदार शहर लोकल स्थानीय नेता थे, उनको विश्वास में लेना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी, और फिर ये टिकट फाइनल होती तो शायद इतना संकट पार्टी में इस देखिए तरह नहीं गजेंद्र आता। जी, आप शायद थे तो मालजी गार्डन में भाजपा नेताओं की एक बैठक हुई थी जहां पर राजगण चौधरी भी पहुंचे थे, और वहां पर राजेंद्र जी छादू सर, जो भाजपा के पुलासर मंडल अध्यक्ष है, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने कहा कि ये संकट आया क्यों, इसका कारण क्या है, क्योंकि आप सब लोग मुझे टिकट दो, मुझे टिकट दो, इसमें बंट गए। अगर आज भी आप नाम तय कर लो कि हम इस व्यक्ति को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, उच्च नेतृत्व उस नाम पर मुहर लगा देगा, ये विश्वास है उन्हें, राजेंद्र जी साधु सर ने कहा था। लेकिन उस दिन भी शायद भाजपा ये नहीं कर पाई कि उच्च नेतृत्व को बता सके कि सरदार शहर के स्थानीय इस व्यक्ति को टिकट दे दी जाए। उस दिन भी भाजपा नेता यही आस लगाए बैठे रहे कि क्या पता उनके नाम पर मुहर लग जाए। तो निश्चित रूप से आज की स्थिति देखें तो अनिल शर्मा काफी मजबूत स्थिति बिल्कुल में है, बिल्कुल। और अनिल शर्मा के कुछ एक ऐसे नेता हैं जो काफी मजबूती के साथ उनके सब साथ खड़े रहे, चाहे अब्दुल रशीद साहिल हो या फिर जितेंद्र राजवी हो, इस प्रकार के नेता है वो उनके साथ खड़े रहे। देखिए लेकिन गजेंद्र, वो तो सही है। बड़ा जनाधार वाला जाट नेता उनके पास नहीं है, कैसे देखिए कमी खिलेगी वो उनको। कमी भी खिलेगी। दूसरी बात, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि लगातार उनसे जो कार्यकर्ता नाराज हुए थे, राजगण चौधरी एक बड़ा चेहरा मान लो, भाजपा के जो ब्लॉक देहात अध्यक्ष थे कांग्रेस के ईसर जी डूडी, या फिर लालचंद जी छिरंग जी कह सकते हैं, या फिर माइनॉरिटी में मान्य काचाइल है, बाल खाचाइल है, ये लगातार उनसे दूर रहे। हालांकि कुछ और भी पार्षद थे, लेकिन टिकट मिलने के बाद वो अनिल शर्मा के समर्थन में चले गए। जैसे संजय जी दीक्षित है, वो वापस अनिल जी शर्मा के पास चले गए, या फिर और कुछ कार्यकर्ता भी कह सकते हैं जो वापस टिकट मिलने के बाद अनिल शर्मा के साथ तुरंत दिखाई दिए। ये जो लोग अलग हुए, कितना जनाधार, कितना नुकसान मानते हैं अनिल शर्मा को इससे? देखिए, निश्चित रूप से नुकसान तो कहीं ना कहीं होगा, क्योंकि एक एक कार्यकर्ता जाता है तब भी नुकसान होता है। तो नेता थे, जनाधार वाले नेता है, पर देखने वाली बात ये होगी कि ये नेता गए हैं, ये अपने साथ जनाधार कितना लेके गए, कितना वोट लेके गए हैं, ये भविष्य के घर में और प्रचार किस प्रकार से रहता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि अनिल शर्मा जाट मतदाताओं में फिर से कैसी पैठ है वो बना पाते हैं। इसके अलावा मैं तारानगर गया हुआ था अभी, 4 तारीख को यहाँ पर आए हुए थे, गोविंद सिंह डोटासरा नामांकन रैली के अंदर आए हुए थे, तो उसके अंदर अनिल शर्मा ने एक माला भी पहनाई थी। गोविंद सिंह डोटासरा को संदेश देने की कोशिश की थी कि जाटों के साथ हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारे साथ जाट बड़े नेता भी हमारे साथ में, और हो सकता है कि अनिल शर्मा को यदि जाट मतदाताओं के वोट चाहिए होंगे तो वो बड़ी सभा किसी जाट नेता, बड़े जाट नेता के यहाँ पर सदस्य में करवाएंगे। और यही है राजकुमार रिणवा, अभी हमें राजकुमार रिणवा पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसकी वजह यही है कि राजकुमार रिणवा भी नए हैं, उनके पास में कम वक्त है, लेकिन यदि एक दो बड़े नेताओं की वो रैली करवा देते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ जैसे कोई बड़े नेता बुला लेते हैं, तो निश्चित रूप से वो फाइट में आ जाएंगे। और मान के चलिए कि अभी भी सरदार शहर का चुनाव है वो भी चतुष्कोणीय है, कोई वन वे किसी के लिए नहीं है। चुनाव देखिए मनेगा गजेंद्र, और चुनाव काफी रोचक होगा। जिले के अंदर सबसे ज्यादा रोचक कोई चुनाव होने वाले थे सर, वो 2 चुनाव होंगे, एक तो तारानगर से चुनाव और दूसरा सरदार शहर से चुनाव, जहां पर सबकी नजरें होगी। देखिए गजेंद्र, एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, जो पिछले काफी दिनों से एक चर्चा में है। अनिल शर्मा द्वारा एक बयान दिया गया, कितना नुकसान होगा उससे? निश्चित रूप से उसका नुकसान अनिल शर्मा को झेलना पड़ेगा। जिस प्रकार से उन्होंने एक बयान दिया था, कथित रूप से जिसे अपने दिल पे ले लिया था दलित समाज के लोगों ने, और काफी उसको दलित समाज के जो कुछ नेता उन्होंने भुनाया भी है ना, और बार बार उसका बयान का जिक्र भी किया, तो वो कहीं ना कहीं नुकसान उनके लिए हो सकता है। हालांकि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश यहाँ पर अनिल शर्मा करते हुए दिखाई दिए, चाहे मूर्ति की बात हो अम्बेडकर साहब की, या फिर बहुत सारे ऐसे काम थे जो उनके द्वारा किए गए, लेकिन अब वापस कितना वो कन्वर्ट कर पाए हैं, कितनी वो नाराजगी दूर कर पाए हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन उपचुनाव की बात करें तो उपचुनाव के अंदर अनिल शर्मा को जबरदस्त समर्थन हर जाति का मिला था, हर बिरादरी का मिला था, शहर से भी मिला था, गांव से भी मिला था। उस जनाधार को कितना बचा पाए हैं अनिल शर्मा, ये हम देखेंगे। और देखिए गजेंद्र, मैं एक छोटा सा सवाल मेरा और ये है कि रतनगढ़ विधानसभा की जो पंचायतें सरदार सर जो विधानसभा में आती है, रतनगढ़ तहसील की जो पंचायतें, उनमें रिनुआ का कितना प्रभाव रहेगा? क्योंकि पिछली बार अनिल शर्मा ने उन पंचायतों में काफी बढ़त बनाई थी, उसका कितना नुकसान अब झेलना पड़ेगा अनिल शर्मा को? निश्चित रूप से उनके अंदर
जो राजकुमार रिणवा वो बढ़त लेके आएंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दूसरा वहां वो पर सीधा नुकसान कांग्रेस को होगा। वो कांग्रेस को नुकसान होगा। इसके अलावा उन पंचायतों में पिछली बार आरएलपी मजबूती के साथ बिल्कुल। आगे बढ़ी थी, वहां पर अब आरएलपी और राजकमल चौधरी के अंदर बराबर की टक्कर रहेगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि दोनों में से कौन ज्यादा वोट ले पाता है, ये भी बड़ा विषय रहेगा। कौन ज्यादा प्रभावशाली वहां पर दिखाई देता है, किसका प्रभाव वहां पर ज्यादा रहता है, ये भी कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी। राजकमल चौधरी के साथ अच्छी बात यह जाती है कि उनके ऊपर अभी एक जाति विशेष नेता का ठप्पा नहीं लगा। वो अब वो विकास सुबह भी पुरुष देखने को के, मिला था, सुबह से हर जाति के लोग जब वो पर्चा दाखिल हाँ करने के लिए गए थे तो हर जाति के लोग वहां पर मौजूद थे। चाहे सैनी ले लो, ब्राह्मण ले लो, हर जाति के वो मौजूद थे, मौजूद यही थे। मौजूद थे। अब देखने वाली बात है कि वोट कितना कन्वर्ट करा पाते हैं, बिल्कुल ये बिल्कुल। बड़ा सवाल रहेगा। तो इस प्रकार की हम चर्चाएं लगातार करते रहेंगे, हर दिन कोशिश करेंगे कि आपके सामने कोई नई अपडेट लेके आए, आखिर क्या पूरे दिन में घटा, क्या किस प्रकार से प्रचार रहा, हर दिन हम आपको बताएंगे। इसमें एक एक एड और कर लेते, एक नामांकन और दाखिल हुआ आज। ओम प्रकाश जी खेजड़ा है, उन्होंने भी बस बस बसपा बस। से नामांकन दाखिल किया। वो कोई नया चेहरा नहीं है सरदार शहर में, बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं सरदार शहर से, और लगातार जिलाध्यक्ष भी है। लंबा समय से वो बहुजन समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं और लगातार दलितों की आवाज वो उठाते रहते हैं। तो वो भी कितने वोट ले जाएंगे, देखने वाली बात ही होगी। देखिए गजेंद्र जी, इसके अलावा बात करें तो माकपा से छगन जी चौधरी है, वो भी मैदान में है। देखिए बड़ी आवाज है किसानों की छगनलाल चौधरी, बिल्कुल। लेकिन वो वोटों में कन्वर्ट नहीं कर कन्वर्ट पा। आज तक नहीं हो पाई, हाँ लेकिन इस बार छगन जी ने किसानों के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी। जी चूरू बिल्कुल, कलेक्ट्री पर जिस प्रकार से आपने देखा कि कई लंबा महीनों तक आंदोलन चला, आंदोलन चला, मुख्यमंत्री ने खुद उन्हें वार्ता और के लास्ट लिए में बुलाया। प्रशासन सरकार झुकी भी और बीमा की उनकी मांग भी पूरी। तो बिल्कुल। देखने वाली बात ये भी दिलचस्प होगा कि क्या वो कन्वर्ट वोट हो पाते हैं या नहीं। देखिए लेकिन गजेंद्र, एक चीज और है, इस जो पिछले कुछ महीने बीते किसानों के लिए निराशाजनक थे। एक तो समय पर बारिश नहीं हुई, बिजली नहीं मिली, और जब फसल पककर तैयार हुई तो फिर वापस बारिश हो गई। उस चीज का नुकसान कितना सरकार को मिलेगा, क्योंकि समय पर किसानों को बिजली नहीं मिली, स्थानीय विधायक को लोग उस समय कोस रहे, तो कितना नुकसान नहीं, देगा। निश्चित रूप से ये नुकसान कहीं ना कहीं मौजूदा विधायक को होगा, लेकिन एक समय होता है जब चुनाव मंड जाता है, तब उन वो चीजें गौण हो जाती है, क्या समस्या रहती है वो चीजें पीछे छूट जाती है। फिर चुनावी शोर के अंदर सिर्फ चुनाव नजर आता है लोगों को, और उस समय चुनावी वो शोर के ठीक अंदर है गजेंद्र, लेकिन विपक्ष जब भी देखिए जनता के बीच आप में जाता सही, है उन आपसे चीजों को याद दिलाता है बिल्कुल वापस। याद दिलाता है। इसका आपने सही कहा। एक दिन पहले ही विधायक जी अनिल जी शर्मा है, वो मेरुसर गांव गए थे, और वहां पर मेरुसर के अगला जो राजास बलाल गांव, वहां पे गए थे, और कुछ लोगों ने नाराजगी जाहिर की थी कि अब बिजली के जब आंदोलन चल, 2 दिन पहले की बात है, आप ये वीडियो देख सकते हैं, वीडियो देख रहे होंगे। अब ये 2 दिन पहले की बात है जब कुछ किसानों ने क्या कुछ कहा, आप सुन लीजिए आप। 137 दिन किसाना का बीमा क्लेम के बात चली, मतलब थारो थे विधायक का मुख्य का हमारी सरकार है। चूरू जिला को कोई एमपी विधायक को नहीं बोले, अगर बोलता तो 137 दिन मतलब पड़ेगा को जुट को नहीं होती सगड़ा मगरा मतलब आइटन हो गया। प्लस मैं हमारे बिजली का एक मुद्दो ले गया झारखंड हमारी पंचायत को, थे मान के तो बोले इतनी गर्मी लगे तो माउंट आबू दलम नहीं रहता, तो हमारा वोट तो माउंट आबू हिसाब सीधी सी। आपने सुना कि किसानों ने किस प्रकार से विधायक शर्मा से कहा कि जब बिजली का आंदोलन चल रहा था तब आप कहाँ थे, बीमा का आंदोलन चल रहा था तब आप कहाँ थे। इसके अलावा विधायक शर्मा को एक उनका बयान भी याद दिलाया गया कि आप जब हम आपके पास में बिजली की मांग लेके आए थे तब आपने कहा कि आप माउंट आबू चले जाइए। तो इस प्रकार के बयान ने कहीं ना कहीं नुकसान, आपने सही सवाल उठाया ये। और चुनाव है तो आपकी हम इस प्रकार की चर्चाएं लगातार करते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने हर दिन कुछ नया लेके आए, कुछ नया आपके सामने परोसें, और आपको राजनीति से जुड़ी हर खबर से हम आपको जोड़े रखें, और सबसे पहले हम आपको अपडेट करें। सरदार शहर नहीं, हम पूरे जिले की अपडेट आपको करने की कोशिश करेंगे। जिले के अंदर क्या चल रहा है, कौन नेता आगे चल रहा है, कौन नेता पीछे चल रहा है, इसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। हम चर्चा चूरू के लिए चुनाव के अंदर भी करेंगे। बुढ़ानिया जी राठौर साहब का जो मुकाबला है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। वो देखिए गजेंद्र, आप जैसे जैसे आप दिव्य न्यूज पर आप लगातार वीडियो देखते होंगे, राजेंद्र राठौड़ से भी गजेंद्र ने बात की, जो बड़े बड़े जो विधायक है या प्रत्याशी है उनसे लगातार गजेंद्र है वो उनका इंटरव्यू लेते हैं, और वो दिव्य न्यूज के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाते भी हैं। तो दिव्य न्यूज के माध्यम से हम लगातार जब तक आने वाली 25 नवंबर है तो मतदान होंगे उस दिन तक, और उसके बाद में कौन प्रत्याशी किस पर भारी रहेगा इस पर लगातार चर्चा जारी रहेगी। 25 नवंबर शाम को या 26 नवंबर को हम एक बहुत अच्छा एग्जिट पोल भी आपके लिए लेकर आएंगे और बताएंगे कि कौन किसके ऊपर भारी पड़ रहा है, कौन कहां से जीत रहा है, जनता ने किसको अपना समर्थन दिया है, किसको अपना नेता चुना है, एक एग्जिट पोल के रूप में वो भी आपको बताएंगे। तो निश्चित रूप से हर खबर के लिए आप तैयार रहिए।
अब हम आपको छोड़े जाते हैं आज के जो नामांकन हुए उनकी तस्वीरों के साथ, और क्या कुछ आज के नामांकन के बाद नेताओं ने कहा उनके बाइट्स के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहेंगे और इसी प्रकार से हमें अपना प्यार देते रहेंगे। धन्यवाद। रहेंगे किन मुद्दों पर नामांकन किया, क्या कहेंगे? मुद्दा स्वाभिमान का मुद्दा है। समाज के हर समाज के सर्व समाज के लोगों के मान सम्मान और विकास के लिए हम सब ने मिलके, और आज मैंने मेरा नॉमिनेशन किया है और विकास का जो नारा हमने दिया है, काम किया है, काम करेंगे, उसी के आधार पे हम आगे चलने का हम प्रयास करेंगे। अब अपने नेतृत्व में लड़ोगे या किसी अन्य के नेता? पिंचाल जी हैं आपके बड़े नेता हैं, सत्यनारायण जी। नहीं, हमारे जो पूरी टीम जो है, हम उस आदरणीय हमारे नेता अशोक जी पिंचा के नेतृत्व में और सारी टीम के साथ ईश्वर जी डूडी और जो खड़े हैं हमारे सत्यनारायण जी, शिवचंद जी, सभी का सर्व समाज का साथ लेके और हम चलेंगे, और खास करके युवाओं का सहयोग भी हम अपेक्षा रखेंगे। बड़ी चुनौती किसे मानते हो, बीजेपी या कांग्रेस को? हम चुनौती मानते ही नहीं है। जब युवा शक्ति सर उठाती है और बात जब स्वाभिमान पे आती है तो हम अगर चुनौती मानते हैं तो हम पर्चा भी नहीं करते। चुनाव क्या परिणाम रहेंगे? सरदार शहर की जनता इस बात का इंतज़ार कर रही थी। परिवर्तन निश्चित है और परिवर्तन राजकरण चौधरी के नाम से होना तय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी लड़ाई आत्मसम्मान की रक्षा करने की, सरदार शहर का आत्मसम्मान कैसे बचे उस बात की लड़ाई है, कोई कांग्रेस और बीजेपी से लड़ाई देखा जा रहा है। ऐसा है, कल भी मैंने कहा था, अभी पीछे 9 महीने पहले मैं उपचुनाव लड़ा था, तब मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन उच्च नेतृत्व ने मुझे कहा कि आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा और 2023 में भी आपको ही लड़ना पड़ेगा। तो मेरे साथ में पार्टी के उच्च नेतृत्व ने नाइंसाफ़ी की है, इसलिए मैं निर्दलीय के साथ हुआ हूँ और इस चुनाव में पूर्णतया निर्दलीय के साथ रहकर भाई राजकरण चौधरी को चुनाव जिताने का प्रयास करूँगा। ऐसा है, 3 लाख मतदाता है, 3 लाख मतदाता के 9 लाख विचार होते हैं। तो कुछ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जिनको ये लग रहा है कि अशोक पिंचा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं है, वो राजकुमार जी के साथ जा सकते हैं। बाकी 80% कार्यकर्ता, 80% जनता और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण हमारे साथ हैं और साथ रहेंगे। दोनों की जो जिला परिषद जीते हुए हैं या फिर पार्षद जीते हुए आपके साथ हैं, मजबूती मिलेगी, क्या कुछ कहेंगे इसको? हमारे साथ केवल पार्षद ही नहीं, केवल पंच सरपंच नहीं, जिला परिषद सदस्य नहीं, सरदार शहर विधानसभा की पूरी जनता साथ है। राजकरण चौधरी किसी का उम्मीदवार नहीं, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र की जनता का उम्मीदवार है। यह चुनाव सरदार शहर की जनता लड़ेगी, जन जन की आवाज़ की पुकार बनेंगे। सर, मुद्दे क्या रहेंगे आपके? हमारा मुद्दा सरदार शहर का विकास रहेगा, हमारा मुद्दा जो लोगों का मान सम्मान है वो रहेगा, हमारा मुद्दा जो कुछ लोग जाति विशेष के लोगों पर टिप्पणी करके अपमानित करते हैं, पिछड़े वर्ग को अपमानित करते हैं, जो संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं, जो भूमाफियों के संरक्षण में पलते हैं, उनको हराना रहेगा। टिकट नहीं मिली, बाहरी को टिकट मिली है, क्या कहेंगे? आहत हो इससे आप, इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं? ज़रूर इससे आहत हैं और हम निर्दलीय प्रत्याशी राजकरण जी चौधरी के साथ हैं। 36 कौम के लोग, युवा, सारे लोग राजकरण जी को हम एकजुट होकर के जिताएंगे। ये सरदार शहर के स्वाभिमान की बात है, सरदार शहर के विकास की लड़ाई है। और नेता भी आपके साथ में आएंगे जो अभी कांग्रेस भाजपा में? हाँ ज़रूर, और हमारे साथ आते ही जाएंगे। अभी तो राजकरण जी चले हैं, कारवा बनता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने जो टिकट दी है मेरे को, सरदार शहर से चुनाव बनाने के लिए प्रत्याशी बनाया है, उसकी प्रक्रिया में आता है। वो जो भी काम वो करके रहा है, 25 तारीख का चुनाव, उसकी तैयारी करेंगे जाकर। और यही जनता से अभी अपील कर आए हैं कि ठीक है,
हमें भी एक बार मौका देकर देखो। सर बड़ी 15 वर्ष तक हमने रामनाथ जी रखा है, खूब बढ़िया काम किए। उन लोगों से पूछो, अगर सही लगे तो वोट देना, नहीं मत देना। सर बड़ी चुनौती सरदार शहर में। चुनौती तो अब क्या कहें, चुनौती क्या है, जनता है, जनता समझेगी क्या चुनौती है। हमें तो जो निर्देश मिला है पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेतृत्व ने दिया है, हमें वो काम करना है अपना। अब तो जनता और मालिक के हाथ में है, क्यों वही रहता है मुकाबला। तो राष्ट्रीय पार्टियां उन्हीं का होता है मुकाबला, तो ये तो सब जानती है जनता। थैंक यू सर। जिम्मेदारी का एकदम बखूबी निर्वहन करेंगे और जो पार्टी ने एक अच्छे व्यक्ति को जो हमेशा गरीबों की एसआई की सेवा करता है, उसको हमारे को प्रत्याशी बना करके हम लोगों को एक अच्छा संबल प्रदान किया है। और मैं मेरी बखूबी जो भी मेरे से हो बन पड़ेगा, मैं इसमें भागीदार रहूँगा। सर चूँकि बिल्कुल दारोमदार रहेगा। हम चुनौती का सामना करेंगे, चुनौती को चैलेंज करते हैं। पार्टी सरकार के खिलाफ बहुत सारी सरकार की जो आक्रमणता रही है, विशेष रूप से इस क्षेत्र में बिजली की भारी संकट की वजह से लोगों की फसलें नष्ट हो गई, किसान वर्ग बड़ा पीड़ित है। और यहाँ सबसे बड़ी समस्या हॉस्पिटल की है। तो हम हर बार चुनावी मुद्दा रहता है, लेकिन आज तक उसकी पूर्ति नहीं हुई। हम सबसे पहले जीतने के बाद में हॉस्पिटल का और बिजली की संपूर्ण व्यवस्था करने का कार्य। सर पार्टी कुछ नाराज चल रही है, बातचीत चल रही है आपकी, मनाने की कोशिश चल रही है आपकी? सब लोगों को मनाएंगे, सब लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मनाओ में सब आ जाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। देखिए, जनता जो करती है अच्छा करती है, और मैंने पिछले 11 महीने से लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, जनता की सेवा की है, हर सुख दुख में जनता के साथ बीच में खड़ा रहा। इसलिए निश्चित रूप से जो सेवा करता है इसका फल जनता देती है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आने वाली 25 तारीख को अधिक संख्या मतदान करके मेरे को चुनाव जिताएंगे। चलिए, मुकाबला अभी और नॉमिनेशन में 9 तारीख को पता चलेगा। क्या चुनाव में हमारे मुद्दे बिजली, 8 घंटे बिजली का है, टोल मुक्त राजस्थान का है, कर्ज मुक्त किसान का है, पेपर लीक की घटना न हो, बहुत से मुद्दे हैं जो, और बेरोजगारों का रोजगार का मुद्दा है। हाँ बिल्कुल आएंगे, बेनीवाल जी और वो चंद्रशेखर आज़ाद दोनों आएंगे, यहाँ मीटिंग करेंगे। उम्मीद है वर्तमान में जिस स्थिति में मैंने आवेदन किया, मैं भावी विधानसभा की आज एमएलए का आवेदन किया है, और यहाँ सरदार सर की मुझे पूरा भरोसा है कि विधानसभा में यहाँ की पब्लिक है। यहाँ के स्थानीय दलित, शोषित, पीड़ित, कमज़ोर वर्ग के जिन वर्ग की कोई नहीं सुनता है, इस वर्ग की हम विशेष रूप से सुनाई करेंगे और इनका काम करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से आज सरदार सर विधानसभा में नामांकन आदरणीय ओम प्रकाश जी द्वारा किया गया है। माननीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से सरदार सर विधानसभा के फील्ड में जनता से रूबरू होकर के यहाँ पर ज्वलंत समस्याओं को जनता से रूबरू करा करके बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराने का प्रयास करेंगे, ताकि कांग्रेस और बीजेपी से निजात मिल सके।